इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सेम काम मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाते समय भी किया था। पहले तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताई थी, देन वहां से गए थे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को क्या डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को क्या डिफाइन करते थे? एक मास को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पे ला रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो जितना वर्क डन करना पड़ रहा है निगेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड, या फिर जितना वर्क डन कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स धीरे 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 लाने में, वही जो वर्क डन होता है दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास ही हो जाता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ा सा 2 मिनट में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में भी बोल देता हूँ, पुरानी बातें 11th क्लास की। देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी है क्या? जनरली कोई एक फील्ड है। अब वो फील्ड कैसी हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड टाइप की भी हो सकती है। तो जब हम उसमें कोई वर्क डन करते हैं, जब हम उसमें कोई वर्क डन करते हैं, जैसे मैं एक यहाँ पे एक मास को उठा लूं, एम मास को, और मैं उसको उठा करके ले करके गया यहाँ पे एच हाइट पर रख दिया, तो ये जो मैंने वर्क डन किया, ये कहाँ चला गया, कहाँ गायब हुआ? अभी चूंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कोई एनर्जी डिसिपेट हो नहीं रही, मतलब कहीं फ्रिक्शन वगैरह का कोई लॉस नहीं हुआ, तो ये जो मैंने वर्क डन किया है कहाँ चला गया? यही वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जब मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा तो ये वापस आकर के काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स की खासियत है, इस केस में मैकेनिकल एनर्जी क्या रहती है? कंजर्व रहती है। ठीक, समझ में आ रही बात? अच्छा, दो चीज और है, तुम लोग पढ़ते रहते हो। एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलो उसको कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी बोल दो, ज्यादा अच्छा होगा। हमेशा वैलिड है, हमेशा वैलिड है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हमेशा वैलिड नहीं। दोनों में अंतर है भाई। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब किसी टाइप की एनर्जी। अगर मैं कुछ भी ऐसे कर रहा हूं तो कुछ एनर्जी साउंड में गई, कुछ एनर्जी थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक लेवल में हीट में गई होगी। टोटल एनर्जी तो कंजर्व है, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है क्या? नहीं। तो जो हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं ना, बस हम लोग की बोलने की आदत होती है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कभी कभी ध्यान नहीं पड़ता है एक्चुअली में वो एनर्जी हम लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात ध्यान दे रहे हैं? मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। और वो कब कंजर्व होती है? जब सिर्फ सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रही है। क्लियर है बात? क्लियर है? ऐसे तो केमिस्ट्री में फिर ऐसे तो पूरा लॉ ही फेल हो गया फिजिक्स का। अरे फिजिक्स है क्या केमिस्ट्री का? हर जगह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है। समझ में आ रही बात? कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। लेकिन हम लोग सब चीज को अकाउंट ही नहीं कर पाएंगे ना। इतनी सारी चीज, हीट एनर्जी किधर चली गई, फ्रिक्शन में एनर्जी, तो हम सिर्फ बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की, जो तभी वैलिड होता है जब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ठीक, और सिस्टम में सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन कर रही है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि जैसे मैंने वर्क डन किया, देन इट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको छोड़ता हूं तो ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, डेल्टा यू को देखो मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। हाँ, अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में भी एक रिलेशन है, किसी को पता है? हाँ, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। देखो एकदम छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। यहां से जब मास को मैं उठा करके यहां पे लेके गया, अगेन एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सारी बातें मैं लिखवाऊंगा भी क्योंकि 11th का भी थोड़ा सा तुम्हारा मतलब बेसिक क्लियर हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी अपने आप में कोई खास मतलब हमारे लिए यूजफुल क्वांटिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आई बात? तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जब भी लिखना होता है तो हमको एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करना पड़ता है। जब ग्रेविटेशन के केस में रहते थे तो सरफेस को हम लोग मान लेते थे, यहाँ पे बोल देते थे पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो। अच्छा, जब यहां से यहां तक मैं लेके गया, mg नीचे वर्क डन कर रहा था, मतलब mg नीचे लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट हो रहा था ऊपर। तो भाई mg नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना हो जाता? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, और इसका निगेटिव टाइम्स। बोलो सही बात है कि नहीं? कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh। चाहे तो ये बोल दो,
होता ही है। अब यहां से यहां तक के पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस mgh है। कोई कहता है सर मैं यहाँ पे 0 नहीं मानना चाहता, मैं कहता कोई बात नहीं, तुम क्या मानना चाहते हो? कहे मैं 10 जूल मानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अगर 10, अगर यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे mgh आया है, तो यहाँ पे 10 मान लेते, तो यहाँ पे mgh प्लस 10 आ जाता, कोई फर्क पड़ नहीं जाता, अभी भी डिफरेंस सेम ही है। कोई कहता नहीं सर मेरा मन है यहाँ पे mgh माइनस 10 मानने का, तो मैंने कहा था कोई बात नहीं, यहाँ पे माइनस 10 प्लस mgh आ जाता, स्टिल डिफरेंस सेम ही रहता। तो डेल्टा यू हमारे काम की चीज है, ना कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मेजर करते हैं। इस केस में हम लोगों ने क्या लिया है, सरफेस पे जब हम लोग ले लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी को 0। अच्छा, ये तो मैंने बात कर ली वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म में। कोई कहते कि सर इस ऑब्जेक्ट को तो उठा करके मैं लेके जा रहा था, उठा के तो मैं ले जा रहा था, तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में इस पोटेंशियल एनर्जी को बताना चाहें तो कोई तरीका है क्या? ये तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। कोई कहे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में अगर हम सर बता पाए इसको। हाँ हाँ, क्या कर पाए? हमेशा देखो ये वाला, ये इक्वेशन हमेशा वैलिड है कि कोई कंडीशन है? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स है, पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होगी, बट अगर डिफाइन है तो ये हमेशा ट्रू है। एक और तरीका है, डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये तभी वैलिड है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो, 0। मतलब कि मैं मास को इतना धीरे 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 लेकर के जाऊं कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज ना आए, सच दैट जो भी वर्क डन करूं दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कहोगे कैसे आ गया सर ये? मैं कहूंगा कोई कठिन बात नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम सबको पता है, हमेशा वैलिड होता है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, इस केस में चलो कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। अगर मैं इसको इतना धीरे लेकर के जा रहा हूं इन्फिनिटेसिमल तरीके से कि उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है या फिर ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 0। तब मैं इस केस में वर्क डन एक्सटर्नल को लिख सकता हूँ निगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और निगेटिव टाइम्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स तो डेल्टा यू के ही बराबर है। समझ में आ गई बात? ये हमेशा वैलिड है, मतलब अगर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है तो ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये तभी वैलिड है जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। समझ में आ गई बात? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को कंजर्वेटिव फोर्स के टर्म में ही डिफाइन किया गया था, हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में लिखने की कोशिश कर। समझ में आ रही बात? डिफाइन, हाँ हाँ, कोई बात नहीं। भाई पोटेंशियल एनर्जी किस फोर्सेस के लिए डिफाइन की गई? कंजर्वेटिव के लिए ना। हम उसको सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए, कोई कह रहा है कि भाई एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में बता दो, तो मैं कह रहा हूँ चलो एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में भी तभी बता सकता हूँ जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, और उस केस में मैं एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन को निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव बोल सकता हूँ। भाई निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को तो डेल्टा यू बोलते हैं, तो यहाँ से मैंने लिख दिया डेल्टा यू इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल, बट दिस इज ओनली वैलिड व्हेन डेल्टा के इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई बात? ये थी बेस। दो चार बातें फिर से बता देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है। पोटेंशियल एनर्जी एट सम पॉइंट ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट डिफाइन करते हैं, जो भी वर्क डन करते हैं दैट गेट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और वापस से फिर जब अगर हम फोर्स हटा देते हैं तो वही जो एनर्जी स्टोर हुई होती है वो काइनेटिक एनर्जी में। सेम चीज हमने पढ़ी थी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखो यहाँ पे एक मास इस तरीके से रखा हुआ है, एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव है, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं इसको एक्स डिस्प्लेस करता हूँ तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल मैं खींच के लेकर के जा रहा हूँ, मेरा भी कुछ वर्क डन है, स्प्रिंग का भी कुछ वर्क डन है, लेकिन अगर मैं इतने धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल को निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बोल सकता हूँ। और यहाँ पे भी तुमने देखा होगा हाफ के एक्स स्क्वायर करके चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। और जब मैं इसको छोड़ूंगा तो तुमको पता है क्या होगा, जैसे ही छोड़ूंगा ये वापस स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे चेंज हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर है ये बात? ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा थोड़ा सा टॉपिक है, इसमें फील थोड़ी कम आती, मतलब हम इसीलिए मैंने थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराया कि एक्चुअल में सारी चीजें क्या थी। ठीक है, किसी भी फील्ड में हम वर्क डन करें
ये तो मान लो अलग बात हो गई। किसी भी फील्ड में कोई भी जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन करती है उसका निगेटिव टाइम्स ले लेते हैं तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी वगैरह में चेंज हो सकता है। क्लियर है बात? यही मैं बता सकता हूँ। और कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होगा, ये सारी बातें मैंने बोल दी। क्लियर है? इसमें से जो चीज लिखना चाहो तुम लिख भी सकते हो, बेसिक से ये बेसिक है, यहाँ से शुरू होगा काम। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी डाल करके इतनी बातें रिवाइज करके क्या ये रिव्यू करके व्हाटएवर जो तुम लिखना चाहो लिख। चलो मैं लिखा भी देता हूँ एक दो पॉइंट ताकि तुमको याद रहे, यहीं से तुम कुछ ना कुछ रिवाइज करें। पोटेंशियल एनर्जी और किसी को पढ़ने का मन करे तो एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, पहला ही टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, मतलब पढ़ोगे तो तुमको मजा आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इससे मतलब बुलेट पॉइंट्स कुछ लिख दे रहा हूं। डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस, एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, बातें नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स, माय सिलेबस में इतनी। डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। दूसरी बात, change in potential energy is more important than value of potential energy at any point. Change in potential energy is more important than value of potential energy at any point. और एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना होगा हमको और ये एक्सप्रेशन लिखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। और ये तो हमेशा ट्रू रहेगा इफ, अच्छा इस केस में देखो अगर मैं इसको धीरे धीरे लेकर के जा रहा हूं तो मैं फोर्स किधर लगा रहा हूं, मैं फोर्स, अच्छा देखो आप यही बहुत अच्छी बात आ जाएगी यहां से निकल के। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं मुझे ग्रेविटी का फोर्स पता है mg, मैं इसको लेके जा रहा हूं मुझे इसका फोर्स थोड़ी पता। कैसे लिख सकता हूं, जब उसको इतने धीरे लेके जा रहा हूं कि उसमें नेट फोर्स जीरो हो ताकि उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, अदरवाइज मैं एफ को mg थोड़ी लिख सकता। समझ में आई बात? आप समझो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स में तो मुझे ग्रेविटी का फॉर्मूला पता था ना कि ग्रेविटी फोर्स लगाती है mg, मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं ये मुझे थोड़ी पता था। भैया मैं ऐसे इसको उठा के ले जा रहा, mg का फॉर्मूला मुझे पता है, ग्रेविटी mg लगाता है, लेकिन इस mg को मैं, एफ को मैं mg के बराबर तभी लिख सकता हूं जब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो जाए, और अगर ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो गई तो इस पे लगने वाली नेट फोर्स जीरो, एक्सेलरेशन जीरो, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, इसीलिए शुरुआत में जीरो पे रहेगा वेलोसिटी, तो एकदम धीरे लेकर के जा रहा हूं ताकि वेलोसिटी में कोई चेंज ना हो। अदरवाइज मैं एफ को mg थोड़ी लिख सकता था, मान लो मैं ऐसे लेके चला गया, एक्सेलरेट कर गया, एफ तो mg से बड़ा हो गया। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जितना भी वर्क डन कर रहा हूँ पूरा पूरा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी में नहीं स्टोर होगा, कुछ ना कुछ तो कहाँ पे चला जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में भी जाएगा। समझ में आ गई बात? ध्यान से देखो, तब जब मैं एफ को लिख सकता हूँ mg तभी जब इस पे नेट फोर्स जीरो हो। अब मैं कहूंगा भाई mg लग रहा ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा ऊपर, तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू mgh। यहाँ भी बातें सही वही चीजें आएंगी, mgh वर्क डन, लेकिन ये तभी लिख सकता हूँ जब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स के बराबर हो और ये जो ऑब्जेक्ट हो रहा हो नॉन एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा हो सच दैट इसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो। दो पॉइंट भी लिख लेना।
एक और तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं एक बॉल लूं, इस केस में तो वर्क डन कर रहा था ना, मैंने एक बॉल को यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक दिया, इस केस में मैं यू वेलोसिटी से ऊपर फेंक रहा हूँ, तो भाई जब शुरुआत में यू वेलोसिटी से फेंक रहा था तो इसके पास कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी स्क्वायर। जब मैंने इसको फेंक दिया तो किसी एक पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाकर के रुकेगी थोड़े से सेकंड के लिए, भाई जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंची तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई जीरो, लेकिन चूंकि फोर्स तो कंजर्वेटिव है तो तुम कहोगे सर मैकेनिकल एनर्जी तो कंजर्व रहना चाहिए, तो भाई काइनेटिक एनर्जी गायब कहां हो गई, एक दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो गई, जो कि मोशन वेलोसिटी पे नहीं डिपेंड करता, जो कि डिपेंड करता है पोजीशन पे, जो कि डिपेंड करता है पोजीशन पे, तो यही काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज। समझ में आई बात। एक और तरीका हो गया विजुलाइज करने का कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहा हूं, मान लो यू वेलोसिटी से, तो शुरुआत में उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचे उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई, तो तुम पूछोगे सर काइनेटिक एनर्जी कहां चली गई, मैं कहूंगा काइनेटिक एनर्जी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज हो गई, जो कि रिलेटिव पोजीशन पे डिपेंड करता है, और इस एनर्जी का नाम हमने क्या दे दिया, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, एनर्जी है, और फिर से वही पोटेंशियल एनर्जी बाद में काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी जब बॉल नीचे आए। समझ में आई। एक और तरीके का विजुअलाइजेशन कर सकते। क्लियर है बात। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू, यू से डिनोट करेंगे। चलो सबसे पहले मैं सिंपली डिफिनेशन लिख देता हूं, फिर आराम से इसको समझें। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy is defined, change in electrostatic potential energy is defined as the, अच्छा एक चीज और, एक चीज और यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी कभी किसी पॉइंट के लिए नहीं लिखा जाता है, हमेशा किसी सिस्टम के लिए लिखा जाता है। जैसे इस केस में भी ये बॉल की पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये बॉल प्लस अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आई बात। अब ऐसे हम लोग अर्थ को ऐसे रुका हुआ है, ज्यादा ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बट एक्चुअली में ये बॉल प्लस अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी। क्यों क्यों, क्योंकि ये जो वर्क डन मैं कर रहा हूं, ये ग्रेविटेशनल फील्ड किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, भाई अर्थ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है ना जी। अगर मैं स्पेस में लेके जा रहा होता तो मुझे कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ता। क्यों, क्योंकि अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं। समझ में आ रही बात। तो मैं वर्क डन कर भी देता, देखो स्पेस में मैं हूं, कोई ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, मैं एक बॉल को उठा करके यहां से यहां रख दिया, उसके अंदर कोई एनर्जी स्टोर हुई नहीं, भाई मैंने कोई वर्क ही नहीं किया है ना। समझो बात को आराम से। मैं स्पेस में हूं, मेरे पास एक बॉल है, आइसोलेटेड बॉल है, वहां कोई ग्रेविटी वगैरह नहीं, कोई फील्ड नहीं है, मैं एक बॉल को यहां से यहां रखना चाहता हूं, मुझे कोई मेहनत करनी पड़ेगी क्या। क्यों, भाई कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, यहाँ मुझे मेहनत करनी पड़ी क्या। हाँ, क्यों, क्योंकि अपोज करने के लिए ग्रेविटेशनल फील्ड थी, और उसके अपोजिट में वर्क डन कर रहा हूं, तभी ये वर्क डन स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सेम इज इन द स्प्रिंग केस, स्प्रिंग केस में भी भाई, अब स्प्रिंग को मैं खींच रहा हूं तो मैं मेहनत कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, वही वर्क डन तो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या इसको कंप्रेस कर रहा हूं या इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, कुछ भी कर रहा हूं, तो वही वर्क डन तो स्टोर हुआ इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम के लिए डिफाइन होती है, ना कि किसी पार्टिकल के लिए। कोई बोले इस पार्टिकल का पोटेंशियल एनर्जी, कोई मीनिंग नहीं होता उसका, मतलब अब हम लोग अंडरस्टूड समझ लेते हैं कि भाई दिस प्लस अर्थ की बात हो रही होगी, बट एक्चुअली उस चीज की कोई मीनिंग नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। समझ में आई बात। इसको भी लिखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। potential energy is always defined for a system of particles. Potential energy is always defined for a system of particles. It is not defined for a single particle. क्लियर है बात, कि सिंगल पार्टिकल के लिए अगर मैं कहीं लेके भी जा रहा हूं तो कोई तो वर्क डन ही नहीं करना पड़ रहा।
वो अच्छा चला। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वाला जिसको थोड़ी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी, एनसीईआरटी का क्लास 12th एनसीईआरटी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा रीड करना, थ्योरी उसमें अच्छे से दे के रखी हुई। हालांकि ज्यादातर बातें बता दी हैं तो तुमको ऐसा लगेगा कि रिपीटेशन हो रहा है, बट थोड़ा अच्छा लगेगा। और मतलब उसके अलावा भी बातें बताई हैं और उसमें जो दिया है वो तो है ही। ठीक है, बुक पढ़ने की थोड़ी थोड़ी आदत डालो, थोड़ा थोड़ा रीड करोगे तो रीडिंग स्पीड भी बढ़ेगी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं पढ़ पाते हो। क्लियर है ये बात? चलो आगे चलते हैं। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स व्हेन द कॉन्फ़िगरेशन when the configuration of system changes। बस थ्योरी पढ़ना है, एनसीईआरटी से डेरिवेशन देखने मत जाना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ। जो मैं करा रहा हूँ ये वाला डेरिवेशन, और पोटेंशियल एनर्जी का सिर्फ यही डेरिवेशन देखना जो मैं करा रहा हूँ। बहुत कंफ्यूजिंग भी डेरिवेशन होता है, बट बिल्कुल मैं सिंपल वाला करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि इन्फिनिटी से इधर पे लेके आ रहे हैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल है कि वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है, क्या है, वो सारी चीजें कंफ्यूजिंग होती है। मैं बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके से कराता हूँ, ये ध्यान देना। और डेरिवेशन मेरा वाला ही ध्यान देना। दूसरा भी सही होगा मैथमेटिकली, उसमें कोई गलती नहीं होगी, बट तुम अननेसेसरी कंफ्यूज होगे 2-3 बार, फिर मेरे पास आओगे कि सर इसमें ऐसे दिया होगा। ठीक है, अब देखो ये जो लिखा हुआ है वही लिखा हुआ है जो हमने समझाया था। क्या दिया है, देखो क्या लिखा है। चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी मतलब डेल्टा यू is defined as the negative of work done by electric force, negative of work done by conservative force। यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। ग्रेविटेशन के लिए बात कर रहे होते तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते, स्प्रिंग के लिए बात कर रहे होते तो निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स लिख देते। तो यहाँ पे तो हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। is defined as the negative of work done by electric force when the configuration of system changes। मैंने कुछ नहीं बोला कि इंफिनिटी से उठा करके लाए। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम चेंजेस का क्या मतलब हुआ, किसी पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं एक जगह से दूसरी जगह चार्ज को उठा के रख दूं तब भी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, तब भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इंफिनिटी से उठा के ला रहे हैं तभी होता है ऐसा। क्लियर है? तो एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे, सेम काम करेंगे जो 11th क्लास में ग्रेविटेशन का किया था। वो भी डेरिवेशन देखना, वो भी बहुत अच्छा डेरिवेशन कराया था जब हमारे लिए डेल्टा यू निकल के आया था। जी M1 M2 1/r1 -1/r2, ये जनरल फॉर्मूला निकाला था, इसको बहुत जगह यूज किया था। और फिर इंफिनिटी वाली जो बुक्स में डेफिनेशन दी होती है कि उसको इंफिनिटी से उठा करके किसी आर पॉइंट पे लाए थे, तो मैंने बोल दिया था भाई इसी फॉर्मूले में R1 को इंफिनिटी रख दो और R2 को R रख दो, मेरा फॉर्मूला आ जाता था GM1 M2/R। निगेटिव साइन ये बता देता था कि अट्रैक्टिव पोटेंशियल है। ये सारी बातें याद होनी चाहिए, अगर नहीं है तो एक बार ग्रेविटेशन का नोट्स देख लेना, अच्छा डेरिवेशन है वो भी, अदरवाइज वहां भी कंफ्यूजन होती। चलो उसी तरीके से यहाँ पे भी करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? अभी तक तो सारी बातें एकदम बेसिक है। चलो अब आराम से इसको हम डिराइव करें। मान ले कि ये चार्ज Q1 है और इसको मैंने फिक्स करके रखा हुआ, मैं खुद किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स की मदद से मैं इसको रोक करके रखा हुआ, ये चार्ज हिलने वाला नहीं है। अब इसको मैंने एक्सटर्नल किसी भी तरीके से फिक्स करके रखा है। इससे R1 दूरी पे, इससे R1 दूरी पर रखा हुआ है चार्ज Q। ठीक, मुझे इस चार्ज Q2 को R1 से उठा करके R2 तक लेकर के जाना है। दोनों सपोज पॉजिटिव भी है, दोनों सपोज पॉजिटिव भी है। इसको R1 से उठा करके R2 तक लेके जाना है, तो जितना वर्क डन करूंगा मैं, एक्सटर्नल फोर्स दैट वुड गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बोलो, अगर धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ तब, या फिर कह सकता हूं कि जितना वर्क डन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स उसका निगेटिव निकाल लो। ठीक, मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के तरीके से निकालने की कोशिश करूंगा, वो कंपैरेटिवली मैथमेटिक्स को इजी करेगा थोड़ा सा। चलो देखते। तो भाई जब मैं यहां से यहां तक लेकर के जा रहा हूं तो मुझे वर्क डन निकालना पड़ेगा।
वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू, अब देखो यहाँ पे यही 11th की मैकेनिक्स यहीं पे यूज होती है। वर्क है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब तुम कई तरीके से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखे हो। अगर तुमको फोर्स आई कैप जे कैप के कैप में दे दे, डिस्प्लेसमेंट आई कैप जे कैप के कैप, तो डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हो। अगर फोर्स कांस्टेंट है, एफ, अच्छा एफ डॉट डी आर वेरिएबल फोर्स के लिए अगर फोर्स कांस्टेंट होता है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। लेकिन यहाँ पे बताओ फोर्स कांस्टेंट होगा क्या? जैसे जैसे यहाँ से जा रहे होंगे फोर्स तो वेरिएबल है। क्यों? क्यों वेरिएबल है भाई? आर पे डिपेंड करता है। तो हमें इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? ठीक है, तो एक छोटा सा, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, एक छोटा सा डी डब्ल्यू डिफाइन करते थे एंड देन उसको इंटीग्रेट कर देते थे जहां से जहां तक वर्क डन करना होता था। बोलो यही करते थे कि नहीं करते थे? यही काम करेंगे। आर पे जाएंगे, टी आर एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया। इस आर पे जब ये चार्ज रहेगा तो इस पे फोर्स कितनी लगेगी? के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और एफ डॉट डी आर कितना हो जाएगा? रिपल्शन हो रहा है, फोर्स भी इधर ही डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही। कॉस डी डब्ल्यू हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा डी डब्ल्यू, मैं इसके आगे इधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। डी डब्ल्यू आ जाएगा हमारा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर डी। ये तो छोटा सा वर्क डन आया। हमको तो कहां से कहां तक लेके जाना है? आर वन से लेकर के आर टू तक। तो इसको क्या करूंगा? प्रॉपर लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट करूंगा। जीरो से डब्ल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर वन से लेकर के आर टू तक। ये डी डब्ल्यू का आ जाएगा क्या? डब्ल्यू। यहाँ पे क्या आ जाएगा? के क्यू वन क्यू टू, वन बाई आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा भाई? आर की पावर माइ, ये आर की पावर ऊपर जाएगा माइनस टू, आर की पावर माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन। मैंने बोला जब भी माइनस आ जाए माइनस को बाहर रखो, अच्छा रहता है। यहाँ पे आ जाएगा वन बाई आर, और वन बाई आर वन से लेकर के आर टू तक। तो वर्क डन, अच्छा ये वर्क डन किसके लिए निकाल रहे हैं? वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहा हूं मैं, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं निकाल रहा हूं। ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स है, देख लो भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रही, दोनों रिपेल कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो रहा है। ये वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स चल रहा है। तो ये आ जाएगा माइनस के क्यू वन क्यू टू वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन। ये आ गया वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। हमें क्या चाहिए? थोड़ी चाहिए, हमको तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। बट हमको तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बीच का रिलेशन पता है। क्या है रिलेशन? डेल्टा यू इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट वुड बी, अगर मैं निगेटिव लूंगा तो ये निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये क्या आ जाएगा? के क्यू वन क्यू टू वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन। ये हमारा जनरल रिजल्ट है, जैसे मैंने ग्रेविटेशन में जनरल रिजल्ट निकाला था, जी एम वन एम टू वन बाई आर वन माइनस वन बाई आर। ठीक है, वहां पे और यहाँ पे एक अंतर है। वहां हमेशा पॉजिटिव ही रहता था, तो उसके लिए क्या होता था? निगेटिव आ जाता था तो हम अट्रैक्टिव समझ लेते थे। यहाँ चार्ज दो नेचर का होता है, यहाँ पे हमको चार्ज की वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी साइन के साथ। कब? जब पॉजिटिव होगा तो दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ दोनों पॉजिटिव रखेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो हम यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव रखेंगे। लेकिन मास के में हमारे पास चॉइस नहीं होती थी। मास तो हमको 1 kg 2 kg बोला तो सीधे उसकी वैल्यू रखनी होगी। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे जब हम चार्ज की वैल्यू रखेंगे तब हमको पता चलेगा कि जो पोटेंशियल है वो अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव। क्लियर है बात? अभी तो यहाँ तक आया, अभी ये जनरल फॉर्मूला आया। अभी भी ये हमारे काम का हो सकता है बट उतना भी नहीं, इससे भी ज्यादा काम का एक फॉर्मेट होता है। बट अभी तुम पहले इतना लिखो। कहाँ से शुरू करोगे? डेफिनेशन लिखी ना? ये लो। तो पहले ये लिखो, पहले ये लिखो, सिर्फ इतना चीज लिखो जल्दी से। मैं बता दे रहा हूँ, Q1 चार्ज को फिक्स किया हुआ है, ये भी पॉजिटिव है। Q2 चार्ज मूव कर सकता है, वहां पे भी एक ऐसा ही था। एक कैपिटल एम मास लिया था, M1 लिया था, और एक M2 था जिसको मूव कर सकते थे, एक M1 फिक्स था। सेम चीज है, सब सेम चीज। घर पे जाके आज ग्रेविटेशन का वो भी देख लोगे तो तुमको अच्छा लगेगा। इसको मुझे R1 से R2 तक लेकर के जाना है, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स में कैलकुलेट करना चाहता हूँ। ठीक है, चूंकि फोर्स वेरिएबल है तो हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो पहले छोटा सा वर्क डन निकाला, देन उसको इंटीग्रेट कर दिया इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। ठीक, चलो देख लो एक बार, ना समझ में आए फिर से
एक और होता है इसका तरीका डेरिवेशन कराने का, एक्सटर्नल फोर्स के टर्म में, बट उसमें थोड़ा सा दिमाग खराब होता है, तो ये वाला तरीका बताया, यही ध्यान रखना डेरिवेशन के लिए, यही ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट वगैरह तो सब सेम ही है। अच्छा, जब वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फोर्स के टर्म में मैं पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इस बार क्या इसका बिल्कुल इन्फिनिटेसिमल तरीके जाना जरूरी है क्या? नहीं, अब तो एक्सटर्नल के टर्म में मैं लिख ही नहीं रहा हूँ ना, इस बार तो ये अपने आप ही जा रहा है। ये 11th का पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा बेसिक तो 11th का ही, इसीलिए मैंने थोड़ा रिवाइज भी करा दिया। यहाँ तक हो गया। ये इलेक्ट्रिक लिखा हुआ। ये 1/R2 माइनस 1/R1। ये रहे बात। क्लियर। चले आगे। चलो, अब ये तो जनरल डेफिनेशन हो गई ना, जैसे वहां पे निकाला था, फिर हमने क्या किया भाई कि पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग समझते हैं इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी। जैसे वहां पे दो मास के बीच का इंटरेक्शन कितना है, उसी के टर्म में समझते हैं, उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एक बात कि पोटेंशियल एनर्जी कैन बी अंडरस्टूड लाइक इंटरेक्शन एनर्जी। ये बात मैं क्यों बोलूं? ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये बात ही डिफाइन करती है कि हम लोग रेफरेंस कहाँ पे लेंगे। वहां पे भी याद करो, दो मास के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे हमने जीरो ली? इंफिनिटी पे। क्यों? क्योंकि मैंने बोला भाई एक मास और एक मास दोनों इनफाइनाइट दूर है, तो दोनों के बीच का फोर्स जीरो होगा। एफ होता है के क्यू वन जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। उसी तरीके से दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन भी तो इन्फिनिटी पे ही जीरो होगा। ठीक, तो हमारे लिए अच्छी बात ये होगी कि हम इनफाइनाइट पे क्या मान ले, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो। अब बुक वाली डेफिनेशन पे आते हैं, जो बुक में दिया होगा कि वर्क डन जो कर रहा है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू ब्रिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी टू सम पॉइंट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इन इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी चार्ज क्यू को इंफिनिटी से उठा करके किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है इलेक्ट्रिक फोर्स को, उसका जो निगेटिव होता है वही होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कर लेते हैं यहाँ पे ना, इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। इफ R1 इंफिनिटी हो, अगर R1 इंफिनिटी, R1 क्या पोजीशन थी? अब R1 क्या था? जहां से चार्ज को उठाया था। R2 क्या था? जहां पे चार्ज को रखा था। R1 क्या है? जहां से चार्ज को उठाया। R2 क्या है? जहां पे चार्ज को रखा। अगर इंफिनिटी से लेके आ रहे होंगे तो R1 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और R2 मैं मान रहा हूं इंफिनिटी से उठा करके इस Q1 से किसी R दूरी पे रख रहा हूं, R2 क्या हो जाएगा? R। समझ में आई बात?
अगर R1 इंफिनिटी फिक्स कर दिया मतलब कि मैं चार्ज को Q2 को हिल कौन रहा है, Q2 वाला चार्ज हिल रहा है, Q1 तो फिक्स है, तो मैं Q2 को कहां से उठा के ला रहा हूं, इंफिनिटी से, कहां पे लाके रखा, R दूरी पर, कहां, किससे R दूरी पर, Q1 से। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर हो रही है, Q1 से मेजर हो रही है। क्लियर है बात की नहीं, बोलो। तो अगर मैं यही रखता हूं और मैं मान रहा हूं पोटेंशियल एनर्जी एट इंफिनिटी इज इक्वल टू जीरो, रेफरेंस पॉइंट मुझे डिफाइन नहीं करना था, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, सबसे पहले मैं करूंगा यहाँ डेल्टा यू को मैं लिखूंगा यू आर यू टू माइनस, चेंज इन पोटेंशियल है ना ये, तो यू आर माइनस यू इंफिनिटी इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू वन बाई आर टू, वन बाई आर टू को मैंने बोल रखा आर माइनस वन बाई आर वन बोल रखा है इंफिनिटी, यू इंफिनिटी को क्या मान रखा है जीरो, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी एट ए डिस्टेंस आर इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ये है हमारा फॉर्मूला। जैसे वहां पे माइनस जी एम वन एम टू बाई आर आया था, वैसे वहां पे सेम टाइप का फॉर्मूला है कि नहीं, जी की जगह क्या आ गया, एम वन एम टू जो है क्यू वन क्यू टू आ गया, आर वहां भी था आर यहाँ भी, बस वहां पे निगेटिव हमेशा लगा रहता था क्योंकि हमेशा ही पोटेंशियल होता था भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा अट्रैक्टिव ही होगा, कभी रिपल्सिव नहीं होगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द पोलैरिटी ऑफ चार्ज। तो वहां पे हमको मास में कुछ रखना नहीं होता था, मास 2 केजी और 3 केजी दे दिया, सीधे उठा के 2 केजी 3 केजी रख देते थे। यहाँ पे हमको चार्ज रखना पड़ेगा विद साइन, तो इस फॉर्मूले में ये ध्यान देना है, हमको फॉर्मूला हमेशा रखना है साइन के साथ। चलो ये भाई मैं तुमको बात बताता हूँ, नोट, ऑलवेज पुट वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2 विद साइन, साइन के साथ हमेशा Q1 Q2 की वैल्यू को रखेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो ओवरऑल पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव मतलब अट्रैक्टिव पोटेंशियल होगा ही भाई, एक चार्ज पॉजिटिव एक चार्ज निगेटिव, तो अट्रैक्टिव पोटेंशियल का हमने मतलब 11th में ही समझ लिया था कि जिंदगी में कभी भी पोटेंशियल निगेटिव दिखे मतलब वहां अट्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज निगेटिव, पोटेंशियल कैसा, पॉजिटिव, पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स, हाँ भाई दो पॉजिटिव और दो निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल ही करते हैं, समझ में आई बात। अच्छा ऐसे भी तुम समझ सकते हो, कहोगे सर फोर्स और पोटेंशियल के बीच में आप कैसे बात बताते हो, मैं बता सकता हूँ भाई, एफ और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन होता है, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू ओवर डेल आर, करके तुम देख लो, आ जाएगा तुम्हारा फोर्स अट्रैक्टिव की रिपल्सिव, यहाँ से अगर तुमको पोटेंशियल पता है तो तुम फोर्स तो पता ही कर सकते हो ना माइनस डेल यू ओवर डेल आर से, समझ में आई बात। वन बाई आर का डिफरेंशिएशन वन बाई आर स्क्वायर आता है कि नहीं आता है, आना ही चाहिए, फोर्स तो वन बाई आर स्क्वायर का वेरिएशन आना ही चाहिए, समझ में आई बात। इसलिए मैं पोटेंशियल और फोर्स के बीच में बातें कर पाता हूँ क्योंकि मुझे पोटेंशियल और फोर्स के बीच में रिलेशन पता है। क्लियर है, कुल मिला के जिसका 11th का पूरा कॉन्सेप्ट गायब है वो ये, उसके लिए कंक्लूजन इतनी सी बात है कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 अगर R दूरी पे रखे होते हैं तो उनके बीच का पोटेंशियल के Q1 Q2 बाई आर, के Q1 Q2 बाई आर, इतना याद कर लो, बात खत्म। जिसका कॉन्सेप्ट वगैरह ठीक था उसके लिए मैंने सारी बातें एक एक बातें बता दी, ठीक। ध्यान ये देना है कि Q1 Q2 बाई आर में Q1 और Q2 को किसके साथ रखना है, साइन के साथ रखना है, क्लियर। लेकिन ये तो बात हुई दो चार्ज पार्टिकल के लिए, ये तो सिर्फ दो चार्ज पार्टिकल के लिए बात हुई, व्हाट इफ देयर इज मोर देन टू चार्ज पार्टिकल, व्हाट इफ देयर इज मोर देन टू चार्ज पार्टिकल, दो से ज्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी मैं कैसे लिख पाऊंगा, बहुत आसान है, लिखना सिखा देते हैं, ये बात क्लियर है 100%। चलो एक बार देखना, इसको सारा डेरिवेशन देखना, थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना, अच्छा लगेगा। यही कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा ना फिजिक्स, थोड़ा नहीं तो ज्यादातर कैलकुलेशन जाता है। सारी बातें बता दी भाई, रिफरेंस पॉइंट हमने माना है ये है u infinity is equal to zero, reference is taken at infinity, reference is taken at infinity। चलो व्हाट इफ देयर इज मोर देन टू चार्ज, सपोज एक ट्रायंगल है, थोड़ा ध्यान से सोच, मैं तुमको बताता हूँ,
ये ट्रायंगल है, इसकी लेंथ ए है। पहले इसमें कोई भी चार्ज नहीं है ना, कुछ भी चार्ज नहीं है यहाँ पे। एक चार्ज मैं Q1 को इंफिनिटी से उठा करके ला के रखता हूँ, तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो गई सिस्टम? कुछ नहीं, जीरो हुई। इस Q1 को लाने में मुझे कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ा भाई। अरे किसके अगेंस्ट वर्क डन करूंगा मैं जब यहाँ कुछ है ही नहीं? समझ में आई बात? यही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था। यहाँ पे एक ट्रायंगल है, उसके एक कोने पे क्या कुछ भी नहीं है, मैं ला करके Q1 इंफिनिटी से रख दिया, मेरे अपोज करने के लिए कोई था ही नहीं, तो न मैंने वर्क डन किया, ना कोई तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई। इसीलिए मैं बोल रहा था एक चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता। क्लियर? अब यहाँ पे Q1 पहले से पड़ा है, अब मैं Q2 को भी इंफिनिटी पे था, वहां से लाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बार जब मैं लाऊंगा तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि उसका अपोज करेगी या फिर समर्थन करेगी, डिपेंडिंग अपॉन का पोलैरिटी। क्लियर है बात? इस बार मुझे वर्क डन करना पड़ा, चलो मैं Q2 को ला करके यहाँ पे रख दिया। फिर मुझे मैं Q3 ला के रखना चाहता हूँ, जब मैं Q3 को इंफिनिटी से लाके रख रहा हूँ तो मुझे कुछ वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं? हाँ भाई, और करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो Q1 भी अपोज कर रहा है, Q2 भी अपोज कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे मैं जब Q3 को लाके रखा, तो अब जब मैं पूछूंगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी Q1 की पूछूंगा, पोटेंशियल एनर्जी Q2 की पूछूंगा, कि पोटेंशियल एनर्जी Q3 की पूछूंगा, कि पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पूछूंगा? सिस्टम के, क्योंकि एक चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी इज मीनिंगलेस, कोई मतलब नहीं होता उसका। समझ में आ गई बात? भाई अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी मुझको लिखनी है, तो मैं लिखूंगा कुछ भी नहीं, इंटरेक्शन, इसको मैं समझ रहा हूं, इसके लिए मैंने बात बोली, इट कैन बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ इंटरेक्शन एनर्जी। यहाँ पे कितने तरीके के इंटरेक्शन हो रहे हैं? Q1 Q2 के साथ इंटरेक्शन करेगा, Q2 Q3 के साथ इंटरेक्शन करेगा, Q3 Q1 के साथ इंटरेक्शन करेगा। और दो चार्ज सिस्टम के लिए हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना आता है, तो मैं लिखूंगा K Q1 Q2 बाई A प्लस K Q2 Q3 बाई A प्लस K Q3 Q1 बाई A। इनको साइन के साथ रख दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? ठीक। भाई फॉर्मूला रखा है, इसमें कुछ नहीं किया है। ठीक। अब इसी की जगह स्क्वायर होता, पेंटागन होता, जो भी होता, अगर एन चार्ज है, देखो यहाँ पे तीन चार्ज थे, कितने पेयर बने? तीन पेयर बने। चार चार्ज होते तब कितने पेयर बनते? नहीं, चार नहीं बनते, छह बन जाते। Q1 Q2 Q3 Q4 ए ए। हाँ जरा आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी सिस्टम की? तो कहोगे सर के, अच्छा के बाई ये कॉमन ले लेता हूँ पास वालों के लिए, Q1 Q2 प्लस Q2 Q3 प्लस Q3 Q4 प्लस Q4 Q1। अब अड़ोसी पड़ोसी वाले सबका इंटरेक्शन हो गया, लेकिन भाई इनका इंटरेक्शन इनके साथ, इनका इंटरेक्शन इनके साथ भी तो है, तो क्या करेंगे? प्लस के Q1 Q3 बाई √2a प्लस के Q2 Q4 बाई √2a। और बोलो और कोई इंटरेक्शन है क्या? और कोई तो नहीं है। कैसे पता चलेगा? ऐसे मतलब इससे ज्यादा नहीं आएगा, ट्रायंगल से ज्यादा नहीं आएगा, बट एक्चुअली अगर मेरे पास n सिस्टम में n चार्ज है, तो हमेशा n इंटू n माइनस वन बाई टू कॉम्बिनेशन बनते हैं, मतलब इतने पेयर फॉर्म होंगे। देख लो यहाँ थ्री के लिए रखो, यहाँ पे थ्री, थ्री माइनस वन, टू, टू से टू कट गया, आ गया थ्री, थ्री पेयर बने थे वहां पे। फोर के लिए चेक करो, फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो ये हो जाएगा टू, टू जा टू, थ्री जा सिक्स, सिक्स भी पेयर बने थे। ये किस लिए? ताकि पहले ही चेक कर लो कि छह पेयर बनने वाले हैं, ताकि बनाने के बाद मतलब तुमको ढूंढना ना पड़े। छह बन गए, काम खत्म, अब हमको ज्यादा नहीं सोचना। या छह से कम बने तो मतलब कोई तो पेयर हमसे छूट रहा है। ये कोई ऐसा बहुत बड़ा चमत्कारिक चीज नहीं दे दिया मैंने, ये जो लोग मैथ पढ़े, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, NC2 का कॉम्बिनेशन है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो NC2 का फॉर्मूला है वो, और कुछ नहीं। लेकिन जो लोग बायो वाले उनको लग रहा होगा कुछ तो तगड़ा ट्रिक दे दिया सर ने। कोई ट्रिक उक नहीं है ये।
बोलो सही बात है कि नहीं? फॉर एन चार्ज पार्टिकल n इंटू एन माइनस वन बाई टू पेयर्स विल बी फॉर्म। क्लियर? एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के लिए। क्वेश्चन लिख देता हूं, अगर अभी नहीं कर लेना तो होमवर्क के ले लेना। तीन चार्ज पार्टिकल हैं, सपोज क्यू क्यू क्यू, एक ए साइड, ए लेंथ के इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंड पे रखे हुए हैं। यहां से मैंने इसको उठा करके यहाँ पे रख दिया एक टू ए साइड के इक्विलेटरल ट्रायंगल। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल किसी भी किताब में मिलेगा। ये भी स्टैंडर्ड था, वो भी स्टैंडर्ड था, बिल्कुल स्टैंडर्ड। टू ए लेंथ के इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंड वर्टिसेस पे रख दिया मैंने। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। देखो पहले चार्ज ये तीन रखे थे क्यू 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 एक दूरी पे, मैंने क्या किया, इस चार्ज को और दूर किया, इस तीनों को ऐसे दूर कर दिया, यहाँ रख दिया। अब इनके बीच की दूरी कितनी है, टू ए की। तो मैंने कुछ वर्क डन किया होगा, वही पूछा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बता। इजी क्वेश्चन है, हाँ दो लाइन का ही है। अब वो भी बोल रहा हूँ कि जब इसको दूर किया तो बिल्कुल धीरे धीरे दूर। पता नहीं आंसर, देखते हैं। देखो भाई कैसे करोगे, वर्क डन पूछ रहा है और मुझको इस टाइप का सेटअप बना करके रखा हुआ है। इस टाइप का सेटअप बना हुआ मतलब सिस्टम की कुछ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी, और फिर से यहाँ पे बना हुआ मतलब सिस्टम की कुछ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वर्क डन जब धीरे धीरे किया गया है, उस केस में मैं डेल्टा यू को वर्क डन एक्सटर्नल लिख सकता हूँ। वर्क डन एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बोलो? यहाँ पे तीन पेयर बनेंगे, इन दोनों के बीच का क्या है, के क्यू स्क्वायर बाई ए, और ऐसे तो तीन पेयर फॉर्म होंगे, तीन से मल्टीप्लाई कर दो। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन टू ए, और ऐसे भी तीन पेयर फॉर्म होंगे। वर्क डन बाय एक्सटर्नल इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल पूछ रहा है, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। के क्यू स्क्वायर बाई ए कॉमन ले लेता हूं तो थ्री, थ्री भी बाहर ले लेता हूं, ये आ जाएगा 1/2 माइनस 1, ये आ जाएगा -3/2 के क्यू स्क्वायर बाई, दिस इज वर्क। क्लियर है बात?